नमस्कार दोस्तों। क्या देश की संसद का मालिक भी गौतम अडानी हो गया है? क्या देश के संविधान का भी मालिक गौतम अडानी बना दिया है? क्या नरेंद्र मोदी ने अपने मालिक के साथ साथ हर चीज का मालिक गौतम अडानी को बना दिया है? तमाम जांच एजेंसीज हो, लोकपाल हो, सबका मालिक गौतम अडानी को बना दिया है। जी हां, आज यह बात साबित हो रही है। कैसे साबित हो रही है, इस बात को मैं बताना चाहूंगा और इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास में सबूत मौजूद है। आज नरेंद्र मोदी अपने सिवा किसी का चेहरा हिंदुस्तान में देखना नहीं चाहते। वो अपने अलावा किसी की तस्वीर बर्दाश्त नहीं करना चाहते। क्या यह सही है? जी हां, बिल्कुल सही है। वो अपने सिवा कुछ नहीं देख सकते। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। पहली बात, गौतम अडानी कैसे इस देश के संविधान के, संसद के, तमाम संस्थाओं के और प्रधानमंत्री के तो हैं ही मालिक बन चुके हैं। उदाहरण, महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, हालांकि टीएमसी ने भी उनसे दूरी बना ली। इस समय यह हालत, टीएमसी की सांसद है कृष्णानगर से, पश्चिम बंगाल से, और वो अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में एक समय में बहुत बड़े पद पर हुआ करती थी। उन्होंने इस देश की सेवा करने के उद्देश्य से वो छोड़ी, जहां उनको करोड़ों रुपए सैलरी मिलती थी, वो छोड़ के वो भारत आती हैं और बहुत छोटी सी जो सांसद की सैलरी होती है उस पर नौकरी करती हैं। वो भी तब जब जीत के आती हैं। सेवा भाव से वो काम करती, मुद्दों को उठाती। उनकी सरकार यानी पश्चिम बंगाल सरकार अडानी को एनओसी दे रही थी। नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें ठेके पट्टे दे रहे थे और उन्होंने पोर्ट से लेकर जाने क्या क्या पश्चिम बंगाल का उन्हें सौंप दिया। उसके बाद उन्हीं पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के, जो उससे पर्यावरण को नुकसान है, उससे जो जनहानि है, जो दूसरे और तमाम नुकसान है, उन सब मुद्दों को लेकर के महुआ मोइत्रा ने संसद में 50 सवाल पूछ डाले। उनके 50 सवाल निश्चित रूप से एक सांसद के तौर पे संसद में पूछे गए सवालों पर एक कुछ न कुछ तो जवाब देना पड़ेगा और वो रिकॉर्ड में लाने पड़ेंगे। और वो रिकॉर्ड में आए तो समस्या थी। उस समस्या के कारण जो दुबई कनेक्शन है नरेंद्र मोदी और अडानी का, या उनके जो और सलाहकार हैं, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का, या उनके विदेश मंत्री का, या कुछ और लोगों का, उसने हलचल करी। जो इस कारपोरेट के दलाल हुआ करते थे, लाइजनर हुआ करते थे, वो आजकल झारखंड से सांसद है निशिकांत दुबे, उनके जरिए एक कंप्लेंट दिलाई गई महुआ मोइत्रा के खिलाफ और कहा गया कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेके सवाल पूछे। और पैसे भी नहीं, कुछ छोटे से गिफ्ट, किसी ने पर्स दे दिया, किसी ने चप्पल दे दी, किसी ने कुछ, ये इन्हें लेकर इन्हें भ्रष्टाचार में लाया। साहब, ये शिष्टाचार बस कोई होता है, मित्र होता है, कहता है कि मैं वहां से आ रहा हूं। मुझे भी कई बार कई दोस्त फोन करते हैं, भाई साहब आ रहा हूं तो कोई चीज लानी हो तो बताइए ना। हम कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छा आपके लिए ये लाते हैं, पर्स लाते हैं या परफ्यूम लाते हैं, यहां बहुत अच्छा है, तो चलो भाई दोस्त हो ले आओ। तो इस तरह की स्थिति, किसी से ऐसे से यदि यही लेना होता तो गौतम अडानी से ले लेते, वो तो ज्यादा देने को तैयार थे, वो तो बड़ी रकम देने को तैयार थे और कह रहे थे यही नहीं, जहां आप डिलीवरी चाहिए, अमेरिका में चाहिए, इंग्लैंड में चाहिए, जहां चाहिए वहां हम दे देंगे, कोई परेशानी नहीं। और अप्री बन के और सुख लेते, लेकिन उन्होंने वो लेने की बजाय लड़ाई लड़ना स्वीकारा। नतीजा क्या हुआ? उनके खिलाफ
एथिक्स कमेटी बैठी और वो एथिक्स कमेटी जो सारे एथिक्स तोड़ती है, उसने उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि जब एथिक्स कमेटी में वो गई तो उनसे सवाल क्या पूछे जा रहे थे? आप रात में किससे बात करती हैं? आप क्या पहन के सोती हैं? आप उनके साथ जब वहां गई तो वहां पर रुकी तो आप उनके साथ एक ही उसमें रुकी थी, बेडरूम में या अलग अलग? उनकी पत्नी ने क्या विरोध नहीं किया? आपका ये क्या? यार, आप सवाल पूछना चाहते हैं दूसरी चीज पर और आप एथिक्स तोड़ते हुए एथिक्स कमेटी संसद की पूछ रही है उस तरह के सवाल जो किसी भी महिला का चरित्र हनन करने का, यानी जैसे द्रौपदी के का चीरहरण किया गया था वैसा चीरहरण उसी संसद में वो संसदीय समिति कर रही थी। जैसे द्रौपदी का उस दरबार में, वैसे ही संसद के दरबार में यह हो रहा था। निश्चित रूप से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और कहा यह कौन सा एथिक्स कमेटी, लेकिन उनकी संख्या बहुत सीमित है। तो ऐसी स्थिति में जितना विरोध कर सकते थे विरोध में बाइकआउट किया और उसको सवाल उठाया। ये सारी बातें होने के बाद भी कोई एथिक्स कमेटी पर कार्रवाई हो, उसके बजाय जो लोकसभा अध्यक्ष है वो इतना ज्यादा धृतराष्ट्र है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। न राष्ट्रपति, वो भी धृतराष्ट्र बन गई, उपराष्ट्रपति भी धृतराष्ट्र है कि कोई भी संवैधानिक संस्था पर बैठा व्यक्ति, संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति इस पर कुछ नहीं बोला। और एथिक्स कमेटी ने मनमानी अकेले ही एक नोट बनाया और उसमें उन्हें दोषी बनाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ लोकपाल को भी शिकायत पहुंचाई गई थी। लोकपाल ने, जिसका आप नाम आजकल सुन नहीं रहे होंगे, वो लोकपाल जो तमाम भ्रष्टाचार पर नहीं बोलता है, नहीं दिखता है भी कोई कि नहीं है आपको पता नहीं है, उसने आदेश कर दिया कि इसमें सीबीआई कार्रवाई। समझिए आप। बहरहाल महुआ मोइत्रा चूंकि हैं दमदार, उन्होंने कहा आए आए सीबीआई बहुत अच्छा है, आए मेरी जूती गिने। बिल्कुल सही कहा। जो ईमानदार होता है वो डरता नहीं। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत। यदि आप सच्चे हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो महुआ मोइत्रा को इस तरह जब परेशान किया गया, बहरहाल, लेकिन वो गोपनीय रिपोर्ट जो आज तक अभी पटल पर नहीं आई है, वह रिपोर्ट अदानी के चैनल एनडीटीवी के पास पहुंच जाती। यानी देश की संसद, देश की संवैधानिक संस्था के पास आने के पहले वो अप्रूव होने अडानी के पास जाती है और वहां से एनडीटीवी के पास पहुंच जाती है और एनडीटीवी उस रिपोर्ट का पूरा सार्वजनिक कर देता है और कहता है कि प्रति मेरे पास मौजूद। यह बताता है कि कैसे धृतराष्ट्र का शासन चल रहा है, कैसे शासन सत्ता का असली मालिक अडानी है और यही खेल हो रहा है। चलिए, यह तो एक पक्ष हुआ। दूसरा, अडानी चाहता है कि नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का चेहरा नहीं रहे, क्योंकि मेरा ही नौकर पूरे देश में दिखना चाहिए। वो दिखेगा तो हमारा सारा काम आसान होगा, क्योंकि कभी कभी राज्य के क्षत्रप गड़बड़ करते हैं, मदद नहीं करते हैं। इसलिए पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में यह हो रहा है कि राज्यों में भी जो विज्ञापन निकलते हैं उनमें भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर बड़ी की जाती है, नरेंद्र मोदी को हीरो दिखाया जाता है। यदि आप केंद्र सरकार को ही दिखाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री से पहले राष्ट्रपति की लगानी चाहिए, लेकिन वो तो होती नहीं। प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखाई जाती है। तमाम पेट्रोल पंप हो, दूसरे और तमाम हो, किसी भी चीज के जन औषधि केंद्र हो, जहां पर भी एक ही शर्त रखी जाती है कि नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगनी चाहिए। अब जब 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहती थी
व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संस्था बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है। तो साहब, उसने इसीलिए तमाम जगह पे छोटे छोटे क्षेत्रीय नेताओं और उनके जरिए पार्टी को बनाया था, खड़ा किया था। आरएसएस इसी नीति पर चलता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो हिटलर के समय में, मुसोलिनी के समय में जो एक फांसीवादी तरीका होता था कि तस्वीर सिर्फ हिटलर की होगी, तस्वीर सिर्फ मुसोलिनी की होगी, बाकी उसे बनाने वाले जितने लोग हैं उनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, कोई और चेहरा नहीं। वही हिंदुस्तान में हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी के भारत में, जो 2014 में आजाद हुआ है, उस नरेंद्र मोदी के भारत में सिर्फ नरेंद्र मोदी की, इसीलिए इन 5 राज्यों के चुनाव में जो कहा जाता है कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का ये, मोदी जी का वो, राज्य के किसी मंत्री, प्रधानमंत्री या उसकी बात नहीं होती है, बात होती है मोदी जी। और मोदी जी क्या बात करते हैं, कहते हैं मोदी की गारंटी है कि तीसरे टर्म में भी आएंगे। साहब, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तीसरा टर्म, ये डराने की कोशिश है कि फिर आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है, यह कह के एक डर प्रकट किया जाता है जिससे आप डरें और उनके पास चले जाएं। ईवीएम का हवा खड़ा किया जाता है जिससे आप इस डर से दे आए कि आप वोट चाहें जिसे देंगे हो जाएगा तो उन्हीं को। ये खुद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का क्रिएटेड है। असलियत में ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो आप इसी डर में वोट दे देंगे इनको कि भैया आएंगे तो यही काहे पंगा लो, इन्हीं को दे दो। ये इनकी साजिश है, इसको आपको समझने की जरूरत है। फिर भविष्य के गर्त में जाते हैं कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कब बनाएंगे? यानी 2047 में। समझ लीजिए, आप देखते रहिए, ये इस देश को मूर्ख बनाने का है। और क्या बताते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे के जिंदा रखे हुए हैं और 5 साल और देंगे, यानी आप भिखारी बना के अभी और 5 साल रखना चाहते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, कांग्रेस ने देश को लूट डाला। देश के अंदर कांग्रेस ने 49 ईयर सिर्फ शासन किया है, 49 साल, और 75 साल हो चुके हैं। और साहब, 75 साल में बाकी तो शासन आप ही लोगों ने किया है, फिर क्यों नहीं? और दूसरी चीज, आप जब कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, तो उस 70 साल में कांग्रेस का शासन तो 49 ईयर ही रहा, बाकी तो आप ही का है। तो आप बताइए, और उसमें भी जब 70 साल कहते हैं तो नरेंद्र मोदी का भी शासन शामिल हो जाता है 5 साल का, तो यानी नरेंद्र मोदी ने भी कुछ नहीं किया 5 साल। चलिए उसको छोड़ो। उसके बाद ये राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, आप बना रहे हैं, आप दे रहे हैं, राम मंदिर में बैठेंगे, आप बैठा रहे हैं। इस देश की जनता ने दान दिया है, उस दान के पैसे से मंदिर बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह बन रहा है। कई लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने देखिए उन्हीं के दबाव में जल्दी फैसला कर दिया। नहीं, यदि आप देखिए मुकदमा कब से शुरू हुआ, असली मुकदमा 1991 से, और 91 के बाद आप देखिए पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट में आया, का फैसला हो गया। उस फैसले के मुताबिक सरकार कार्रवाई करती और उसमें जो फैसला हुआ था उसके खिलाफ दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया 2019 में। तो साहब, जितना टाइम हाई कोर्ट ने लिया उतना ही टाइम सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और फैसला जो दिया वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे उनके उस अध्यादेश के आधार पर दिया। यानी फैसला भी कांग्रेस के ही उसके आधार पर आया, हालांकि वो थोड़ा सा इधर उधर था, कुछ चीजें गलत थी, लेकिन फिर भी वही स्थिति है। चलिए छोड़ दीजिए। तो एक तो ये बात आ गई। फिर क्या कहेंगे कि अब कहते हैं कांग्रेस का अध्यक्ष रिमोट से चल रहा है। कभी कहते थे मनमोहन सिंह रिमोट से चलते हैं, कभी इनको
मनमोहन सिंह के सारे फैसले आप देख लीजिए तो एक अच्छे अर्थशास्त्री वाले फैसले थे। उसी का नतीजा था कि जब वो गए तो भारत का खजाना लबालब भरा हुआ था, विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा था और देश की अर्थव्यवस्था सुधरी हुई थी। जब दुनिया में रिसेशन आया था, भारत उससे लड़ चुका था, जीत चुका था। यह स्थिति है। और 1947 से लेके 2014 तक भारत पे कर्ज 55 लाख करोड़ था। लेकिन आपने क्या किया? देश पे 174 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है आपकी सरकार में। और स्थिति यह है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, भुखमरी सबसे ज्यादा है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि 80 करोड़ को आप वो खिला रहे हैं। इसके अलावा एजुकेशन का स्तर गिर चुका है, शिक्षा महंगी हो चुकी है, सारी चीजों में महंगाई है, सब कुछ। और इसके बाद में इतना जीएसटी वसूला जा रहा है, हमसे आपसे कर वसूला जा रहा है कि खजाना उससे आ रहा है पैसा, लेकिन वो जा कहां रहा है पता नहीं। आज हालत यह है कि जो बजट पूरे साल के लिए बनता है वो बजट भी नरेंद्र मोदी सरकार का खत्म होने जा रहा है, क्योंकि प्रचार में बहुत बड़ा पैसा खर्च कर दिया गया। और उसके अलावा अडानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर दिया गया 25 लाख करोड़। और इस देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने पे खर्च होता है सिर्फ 2 लाख, राउंड फिगर में कह दिया 2 लाख करोड़, यानी 2 लाख करोड़ खर्च होता है और आप उनको दे दिए और इस आधार पे आप वोट ले रहे हो। तो यह स्थिति है कि आप 2 लाख, ये बनिया का जैसे दुकान चलती है कि 2 लाख इन्वेस्ट करो 25 लाख कमाओ, इस टाइप में सरकार चल रही। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है। वही राहुल गांधी जो कहते हैं कि हम जनता को देंगे, हम जनता के लिए करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार अडानी के लिए करती है, हम जनता के लिए करें। बीजेपी आपसे आपके पास आती है, झूठे वायदे कर जाती है, आपका पूरा का पूरा पैसा अडानी जी के यहां चला जाता है, आपकी जमीन जंगल जन झील छीन के वो ले जाते हैं, पैसा अमेरिका चला जाता है। हम आपकी पॉकेट में पैसा डालते हैं, किसान की पॉकेट में पैसा डालते हैं, मजदूर की पॉकेट में पैसा डालते हैं। वो भूल गया मैं, 7,000 रुपए मिलता है ना मजदूर को, 10,000 मिलेगा। गैस वाला भी बता देते हैं 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी गैस सिलेंडर पर। अब हम चाहते हैं, देखिए सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं, हम चाहते हैं कि पैसा गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा इनके जेब में जाए और ये इस पैसे को गांव में, शहरों में खर्च करें और पूरी छत्तीसगढ़ की, गांव की, शहरों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा अडानी जी के जेब में चले जाए। अडानी जी पैसा कहां खर्च करते हैं? अडानी जी क्या यहां पे मतलब गांव में पैसा खर्च करते हैं? नहीं, वो कर ही नहीं सकता। किसान यहां पे खर्च करेगा। हम किसान के जेब में पैसा डाल रहे हैं, मजदूर के जेब में पैसा डाल रहे हैं। किसान छोटे दुकानदार के यहां जाके माल खरीद रहा है, छोटे दुकानदार के जेब में पैसा जा रहा है। तो पूरे जो आर्थिक सिस्टम है छत्तीसगढ़ का वो चल रहा है। जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है वैसे ही ये किसानों का पैसा बंद कर देते हैं, मजदूरों का पैसा बंद कर देते हैं, जमीन छीनने लग जाते हैं और पूरा का पूरा फायदा अडानी जी को पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो निर्णय आपका है। मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी आने वाली है और हम जातियों का न्याय करेंगे, हम धर्म का न्याय करेंगे, हम न्याय योजना लाएं। तो यह समझिए, यह अंतर है। इसलिए अडानी की सरकार में, अडानी के संविधान में, अडानी की संसद में, अडानी के प्रधानमंत्री में आप खुश रहिए, ऐश कीजिए और गरीबी को एंजॉय कीजिए, संकटों को एंजॉय कीजिए और भविष्य अपने बच्चों का बर्बाद कीजिए। जय हिंद।